नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BHD चैनल में। तो हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख रहे थे। हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया है, ठीक है। तो आज दूसरा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के काव्य विकास का परिचय देते हुए उनके काव्य की स्वच्छंदतावादी प्रवर्तिका रेखांकन कीजिए। ठीक है, मैंने बताया था स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं कि उनका जो काव्य है, ठीक है, वो कैसे कैसे विकसित होता गया। ठीक है, उनके काव्य में पहले वे अपने काव्य में किस चीज़ को अपने काव्य का विषय बनाते थे। ठीक है, तो वही सब इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। पंत का काव्य विकास उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का सुंदर परिचायक है। उनका यह काव्य न केवल राष्ट्रीय विकास के प्रति उनके समर्पण को प्रकट करता है, बल्कि साथ ही साहित्यिक दृष्टिकोण से भी रमणीय है। पंत का स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण साहित्यिक परियोजनाओं में और भी साफ रूप से प्रकट होता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से समाज को विकसित करने के उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं। पंत ने अपने काव्य को आत्मनिर्भरता, विज्ञान और तकनीकी प्रगति को समर्पित किया है, जिससे उनकी स्वच्छंदतावादी भावना प्रशंसा के लायक बन पड़ी है। पंत के काव्य का क्रमिक विकास भी इसी ओर संकेत करता है कि वह अपने पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों से प्रभावित रहे हैं। इसी प्रकार पंत के काव्य के क्रमिक विकास का अध्ययन इस प्रकार विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो उनका काव्य विकास पहले कैसा था, फिर उन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उनका काव्य विषय दूसरा हो गया। ठीक है, तो उसे कुछ युगों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे पहला था प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग 1919 से 1934 ईस्वी तक। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छायावाद भी है 1918 से 1936 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो वही है कि पंत जी ने जो उनकी रचनाएं हैं, वीणा है, ग्रंथ है, पल्लव है तथा गुंजन है। ठीक है, तो इन कविताओं में प्रकृति से वे अधिक प्रभावित रहे। ठीक है, शुरुआती दौर में प्रकृति का उन पे काफ़ी प्रभाव रहा। ठीक है, और प्रकृति पर ही उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। यद्यपि इन पर छायावादी शैली का प्रभाव भी है, पर प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि की तन्मयता, मोहकता एवं संवेदनशीलता उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होती गई है। यह प्रभाव इतना व्यापक है कि नारी सौंदर्य भी उन्हें प्रभावित करने में असमर्थ सा दिखाई देता है। तो वे लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ठीक है, तो ये वे कहते हैं। पंत जी ने इसे स्वयं स्वीकार किया है कि मेरा विचार है कि वीणा से ग्राम्या तक, ठीक है, वीणा उनकी रचना है और एक ग्राम्य रचना है। ठीक है, तो वीणा से ग्राम्या तक मेरी सभी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उन्होंने स्वयं इसको स्वीकार किया है। फिर दूसरा युग आता है 1935 से 45 तक। ठीक है, ये था यथार्थवादी युग। तो इस युग में क्या है कि इस युग की रचनाओं पर मार्क्स और गांधी की चेतना का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, मार्क्स आप जानते ही हैं, मार्क्स को, और गांधी जी। ठीक है, तो इन दोनों के विचारों का प्रभाव इस युग की रचनाओं पर दिखाई देता है। इस कालखंड की प्रमुख कृतियाँ युगांत, युगवाणी, युगपथ हैं। इनकी भावभूमि यद्यपि भिन्न है, फिर भी इस युग की चेतना को मोटे रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है। इन कृतियों में कवि रूढ़िवादिता के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है तथा मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित कवि चेतना शोषण के विरुद्ध उभरी है। इस काल की रचनाओं पर गांधीवाद का भी प्रभाव है और मार्क्स तथा गांधी के समन्वित प्रभाव के कारण कवि विशेष रूप से यथार्थवादी हो गया है। ठीक है, मतलब जो भी समाज में घटित हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, ठीक है, तो इन सभी पर यथार्थ था समाज का, वही इस समय में लिखा गया। फिर है अंत श्वेतनावादी युग 1946 से 48 तक। वस्तुतः कवि नवजागरण का पक्षधर हो उठा था। ठीक है, उसके विचार से यही नवजागरण वर्तमान विषम स्थितियों से मानव का उद्धार करता। पर जिन विचारधाराओं से कवि प्रभावित हुआ था, मार्क्स और गांधी, उनसे यह नवजागरण आता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है,
मार्क्स और गांधी से जब वे प्रभावित हुए, ठीक है, उसके बाद जब देखा उन्होंने कि इन विचारों को फॉलो करने के बाद कोई भी परिणाम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर उन्होंने नवजागरण का सहारा लिया। तो वही है, इस समय कवि का परिचय अरविंद दर्शन से होता है, ठीक है। तो यह दर्शन समन्वयवादी, आध्यात्म व भौतिकवाद का था, ठीक है। फिर चौथा है नवमानवतावादी युग 1948 से अब तक। अरविंद दर्शन के साथ मार्क्स गांधी की चेतना के मिलन से कवि पर जो प्रभाव पड़ा, उसने नवमानवतावादी विचार चेतना को उभारा। प्रेम को सर्वोपरि मानकर वह मानव हृदय में प्रेम को भर देना चाहता है, ताकि मानव विश्व बंधुत्व की उदात्त भावना से भर जाए। तो ये उनके काव्य विकास के कुछ चरण थे। इस प्रकार हमें पंत के काव्य विकास के चरणों में तथा उनके काव्य में स्वच्छंदतावाद का चित्र देखने को मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने काव्य को स्वतंत्र रूप से बदला है, ठीक है। प्रत्येक युग के अनुसार उन्होंने अपने काव्य को बदला है और यही स्वच्छंदतावाद की एक प्रवृत्ति होती है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।